हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन आयंस के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोकेटाइंस के बारे में पढ़ा है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्ब एनायंस। लेट्स सी क्या होते हैं कार्ब एनायंस। देखिए जनरली हमारे पास कहीं कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और उसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक। तो ये कहलाता है कार्बन आयन। क्या कहलाएगा? कार्बन आयन। यदि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन आयन हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी कार्बन आयन। और यदि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी कार्बन आयन। और किसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा हमारे पास टर्सरी कार्बन आयन। जनरली जो कार्बन आयन होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन वो होती है sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3। लेकिन यदि वो कार्बन आयन कहीं पर रेजोनेंस में जाता है तो रेजोनेंस में जाने के बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। क्या हो जाएगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या कहलाएगा? कार्ब एनायन कहलाएगा। प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। और यह है मिथाइल कार्बन आयन। कार्बन आयन में जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यदि वो नेगेटिव चार्ज कहीं पर रेजोनेंस में जा रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारे पास sp2। इसकी शेप कैसी रहेगी? देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक किसी से इलेक्ट्रॉन उधारा ले रखा है। बाकी के 3 बॉन्ड है तो इस शेप को बोला जाता है पिरामिडल शेप। क्या बोलते हैं? पिरामिडल शेप। तो कार्बन आयन की कैसी शेप होती है हमारे पास? पिरामिडल शेप होती है। तो क्लियर है क्या होता है कार्बन आयन। बात कर लेते हैं कि किस तरह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? कब होगी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? किसी भी चार्ज की स्टेबिलिटी, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज तब स्टेबल होता है जब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो बताइए इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको कम कैसे करोगे आप? जब आप इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे। क्या लगाओगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बन आयन को क्या करेंगे बच्चे? स्टेबल करेंगे। लेकिन यदि कार्बन आयन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, क्या लगे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं बच्चे, तो वो तो इलेक्ट्रॉन देंगे। अब सोचो इस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है और भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हो इसको तो इसका नेगेटिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इसको अनस्टेबल। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्ब एनायन को क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे हमारे पास। क्लियर है? तो किस किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं? किस किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन? लेट अस सी, देख लेते हैं। रेजोनेंस से आप इलेक्ट्रॉन खींच सकते हो। किससे? रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं। या फिर हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उससे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा सकते हैं। क्लियर है? इनके बारी बारी हम एग्जाम्पल करेंगे कि किस तरह से रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं और किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं और किस तरह से इसके बेसिस पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस या कार्बन आयंस निकाली जाएगी। चलिए देख लेते हैं बारी बारी एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूं वो है ये। देखिए सी नेगेटिव CH3, यहां पर है CH3, यहां पर है CH3, ये टर्सरी कार्बन आयन है। आगे है C नेगेटिव CH3, देन CH3H, ये कौन सा कार्बन आयन है? सेकेंडरी। देन C नेगेटिव, देन CH3, देन H, ये कौन सा कार्बन आयन है? प्राइमरी। देन CH ये कौन सा कार्बन आयन है? मिथाइल कार्ब एनायन है। तो खुद से सोचिए भाई इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ट्राई टू फाइंड इट आउट। सोचिए भाई, इसको सोचिए सोचिए सोचिए। ठीक है, ट्राई टू थिंक। देखो अब मिथाइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। कौन से इफेक्ट से? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया सबसे ज्यादा।
यहाँ पर 2 ही मिथाइल ग्रुप हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है लेकिन इससे कम रहेगा क्योंकि 2 ही ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, तो इससे क्या रहेगा, कम। यहाँ पर एक ही ग्रुप डोनेट कर रहा है, यहाँ पर और भी कम हो जाएगा। यहाँ पर कोई डोनेट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर सबसे कम है। तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज कहां पर है, यहां पर है बच्चे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास ये। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर से जस्ट रिवर्स आता है, उल्टा आएगा भाई उससे, ठीक है। कार्बोकेटायन में टर्सरी स्टेबल होता है बट कार्बन आयन में मिथाइल कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, यहां पर लगा हुआ है फ्लोरीन। फिर नीचे है CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, यहां पे फ्लोरीन नहीं लगा हुआ, यहां पर CH2 आएगा भाई। बताइए ये A है और ये B है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? खुद से सोचो ना, दिमाग लगाओ बच्चे। अब फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ। यदि इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो नेगेटिव को ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो यदि नेगेटिव को ये अपनी तरफ खींचेगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम। नेगेटिव कम हो जाएगा लेकिन यहाँ तो कोई खींचने वाला है नहीं, यहाँ पर तो बल्कि इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे हुए हैं। तो स्टेबल कौन हो जाएगा? जिसका नेगेटिव खींचा जा रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो बच्चे ए स्टेबल हो जाएगा किससे? बी से, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में कौन सा कार्बन आयन स्टेबल होने वाला है। लेट अस सी। चलिए CH3 CH2 CH2, यहां पर है CH2 नेगेटिव चार्ज। क्या है बच्चे? नेगेटिव चार्ज। और यहां पर लगा रखा है मैंने फ्लोरीन। फिर देखते हैं CH2F CH2 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 नेगेटिव। बताइए ये A है और ये B है, कौन सा स्टेबल कार्बन आयन है? सोचिए। अब यहां पर भी फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर भी फ्लोरीन लगा हुआ है, खींचेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों ही खींचेंगे इलेक्ट्रॉनों को। तो लेकिन यहां पर फ्लोरीन नजदीक लगा हुआ है, देखो 1 2 3 चौथा ही फ्लोरीन आ गया। लेकिन यहां पर फ्लोरीन 1 2 3 4 5 दूर लगा हुआ है, ये फ्लोरीन। तो ये यहां इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट कम हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो ए जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बी जल्दी नहीं खींच पाएगा। तो जल्दी खींचेगा तो कार्बन आयन को स्टेबल करेगा, तो ए स्टेबल हो जाएगा किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। कार्बन आयन के केस में ये चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। CH3 CHF देन F, इस H को हटा देता हूं मैं भाई। यहां पर है CH2 CH2 नेगेटिव, देन है CH3 CF, देन CH2 CH2, देन नेगेटिव, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन है। बताइए ये A है बच्चे, ये B है, इनमें से स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? जहां पर कार्बन आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो खींचा चला जाए, खींचा चला जाए, खींचा चला जाए, वही स्टेबल कार्बन आयन है। चेक करिए, चेक करिए। यस 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 यस, हरी अप हरी अप। देखिए यहाँ पर 2 फ्लोरीन खींच रहे इलेक्ट्रॉनों को, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही फ्लोरीन खींच रहा है, हाइड्रोजन तो खींचती नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादा खींचा चला जा रहा है, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? बी से। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इनमें से सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है। देखिए पहले चेक करना है रेजोनेंस। देखिए नेगेटिव सिंगल डबल, तो रेजोनेंस तो यहां पर भी है, देखो यहां पर भी रेजोनेंस हो रही है, यहां पर भी रेजोनेंस हो रही है, और यहां पर भी क्या हो रही है बच्चे? रेजोनेंस। रेजोनेंस तो तीनों में सेम है और 3 कार्बन के बीच में हो रही है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, रेजोनेंस तीनों में सेम है। क्लियर? तो रेजोनेंस का कोई फंडा नहीं रहा। अब कौन सा फंडा रह गया? इंडक्टिव इफेक्ट का। किसका? इंडक्टिव इफेक्ट। तो बताइए यहां पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है CH3 ग्रुप, तो CH2 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देगा किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ना बच्चे, कार्बन की चेन इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगी लगाएगी। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने बंदे हो गए हैं? 2 बंदे। कौन से इफेक्ट से? इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कितने बंदे? 2 बंदे दे रहे हैं वो आप इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नेगेटिव तो और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पर कितने बंदे हैं? सिर्फ एक बंदा है, देखिए ये CH2, ठीक है, एक बंदा। यहां तो कोई बंदा है ही नहीं इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ये, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे, सिर्फ जा जा रहे हैं, देखो जा जा रहे हैं,
तो बी स्टेबल। इस पे तो दो दो बंदे दे रहे हैं इसको तो इलेक्ट्रॉन, ये तो अनस्टेबल हो गया, तो बी के बाद आएगा ए के बाद आएगा सी, ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? करें चीजों को साथ साथ में। यहां पर आते हैं, यहां पर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपको देखना ये कार्बन जुड़े किसके साथ हुए हैं, इस कार्बन के साथ। ये है बच्चे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहां ये इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये इस कार्बन से जुड़े हुए हैं और ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पता होना चाहिए। जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2 एंड एज कंपेयर टू sp3। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब b सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आ जाएगा c और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास a। चीजों को क्लियर करते चलिए भाई साथ साथ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना, ऊपर वाले कार्बन आयन में और नीचे वाले में। पहले नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए इस कार्बन आयन, ये भी कार्बन आयन है, ये भी कार्बन आयन है, ये भी कार्बन आयन, ये भी कार्बन आयन, ठीक है। सभी पे मेटा पोजीशन पे CH3 CD3 CT3 लगा हुआ है। डी का मतलब बच्चे ड्यूटेरियम, ये तीनों हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रीटियम है, और ये कौन सा है, प्रोटियम है हमारे पास। क्या है, प्रोटियम। अब ध्यान से देखो, अब पहले मैं बता दूं मिथाइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो D3 हो, चाहे वो T3 हो, ये तीनों का काम है बच्चे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो यहां तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, इसमें तो कोई देने वाला नहीं है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ए तो हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें कम से कम वो इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं रहा कोई, सिर्फ खींच खींच रहे, देखो रेजोनेंस से, ठीक है। अब आते हैं इनकी स्टेबिलिटी में। अब क्योंकि सारे के सारे ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, कहां लगे हुए हैं, मेटा पे, तो मेटा पे रेजोनेंस भी नहीं होती और हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होती मेटा पे। तो मेटा पे सिर्फ कौन सा काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा बच्चे। कौन काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। सर इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, अब इनका तो डिस्टेंस भी सेम है, तो अब क्या करोगे भाई, डिस्टेंस भले ही सेम हो लेकिन यहां हमेशा CT3 का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो CD3 से ज्यादा होता है, वो CH3 से ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो किसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, CT3 का। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, CT3। यदि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किस में होगा, इसमें होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, CT3 वाला। तो इसका मतलब ए के बाद कौन आ जाएगा हमारे पास, बी के बाद कौन आ जाएगा, सी, और सी के बाद कौन आ जाएगा, डी। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा, चेक कर लें। यहाँ पर आते हैं, अब आते हैं पैरा पे। इलेक्ट्रॉन डोनर का ये भी काम करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, डोनेशन तो तीनों करेंगे, लेकिन इसमें तो कोई डोनेट तो नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, कम से कम डोनेट तो नहीं कर रहा कोई इसमें। अब यहां आते हैं, अब पैरा पोजीशन पे क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, तो बात करेंगे यहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की। तो यहां पर हमें बॉन्ड तोड़ना है ये वाला, देखिए इस हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन तो तभी होगी ना, क्या कंडीशन हाइपर कंजुगेशन की, sp2 हाइब्रिडाइज, देखो ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइज और उस पर हाइड्रोजन लगी है तो उसका सिग्मा बॉन्ड टूटकर रेजोनेंस में चला जाएगा। अब ये भी रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देगा हाइपर कंजुगेशन से, वो तो इलेक्ट्रॉन ये भी देगा डी, और वो तो इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, ठीक। अब हमें देखना है कि रेजोनेंस इनमें सबसे ज्यादा किस में होगी। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो सबसे कमजोर होता है, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड थोड़ा बहुत मजबूत होता है, कार्बन ट्रीटियम का बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो सबसे जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये देगा सबसे जल्दी तो इलेक्ट्रॉन। तो यदि ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, बी वाला, ये सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ नेगेटिव सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा सी और उसके बाद आ जाएगा डी। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ADCB। क्या हो जाएगा हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर बच्चे, ADCB। तो चलिए स्टूडेंट्स फाइनली देख लेते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयंस, ठीक है। तो ये आ गया ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। पीएच का मतलब है यहाँ पर 3 बेंजीन से हैं, 3 बेंजीन लगे हुए कार्बन आयन के साथ, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा।
उससे कम स्टेबल होगा जब कार्बन के साथ 2 बेंजीन लगे हुए हैं, उससे भी कम स्टेबल होगा जब कार्बन के साथ 1 बेंजीन लगा हुआ है, उससे कम स्टेबल होगा जब कार्बन के साथ CH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। कार्ब एनायंस की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये बढ़ता हुआ ऑर्डर है स्टेबिलिटी का ऐसे। ये पीएच का मतलब है यहाँ पर बेंजीन से, किससे है, बेंजीन से। अब आप आराम से बैठकर देखिए कि ऑर्डर कैसे आया है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारे पास कार्ब एनायंस। तो चलिए बढ़ते हैं फ्री रेडिकल्स की तरफ। भाई फ्री रेडिकल्स में आपको इतने ज्यादा क्वेश्चंस कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं स्टेबिलिटी के। बस हम आपको ये बताएंगे कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करी जाएगी, क्या होता है फ्री रेडिकल, ठीक है, और ओवरऑल ऑर्डर दे देंगे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर का। लेट्स प्रोसीड टू फ्री रेडिकल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं फ्री रेडिकल्स की तरफ। देखिए हमारे पास क्या है जनरली, मान लीजिए कार्बन है मेरे पास, ये H है, ये H है, यहाँ पर ये H है और इसने बॉन्ड बना रखा है इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यदि बाई चांस ऐसा होता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर यहां से चली जाती है, तो अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करिए कितने हो गए। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री बचा हुआ है ना। अब इस कार्बन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं हमारे पास, ये क्या कहलाती हैं बच्चे, फ्री रेडिकल कहलाती हैं। क्या कहलाती है, फ्री रेडिकल। और भी हो सकती है फ्री रेडिकल, जरूरी नहीं है कार्बन का ही फ्री रेडिकल हो। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का बॉन्ड है बच्चे, क्लोरीन क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाई चांस इनकी भी लड़ाई हो जाती है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो बताइए इस क्लोरीन के पास क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है बच्चे, किसका फ्री रेडिकल है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का मतलब है जहां पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन वहां पर आपको अनपेयर्ड दिखेगा, अनपेयर्ड, उसी को बोला जाता है फ्री रेडिकल बोला जाएगा। क्लियर है, फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, डोंट गेट पजल्ड, व्हाट डू वी मीन बाय फ्री रेडिकल। तो इसी तरह से फ्री रेडिकल भी हमारे पास 3 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है टर्सरी फ्री रेडिकल, देखिए CH3 देन CH3 देन CH3, ये रेडिकल आ गया बच्चे, ठीक है। देन हो सकता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, दैट इज CH3, दैट इज CH3, दैट इज H। देन हो सकता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, दैट इज CH3, दैट इज H एंड दैट इज H। फिर हो सकता है हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल, H H और H। ये 4 तरह के फ्री रेडिकल्स हमारे पास हैं। ये टर्सरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है और ये है मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब आप खुद से सोचिए फ्री रेडिकल अपने आप को कब स्टेबल फील करेगा। इफ आई एम अ फ्री रेडिकल और मेरे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरे पास किसी भी तरह से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। मेरे पास मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अपने आप को स्टेबल फील करवाने के लिए क्या सोचूंगा कि मेरे पास किसी भी तरह से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो कब होंगे, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कब सोचूंगा कि मेरे पास इवन हो जाएंगे, जब कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो यदि फ्री रेडिकल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो उसको स्टेबल करेंगे। क्या करेंगे, स्टेबल। देखो बेचारा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रो रहा है कि मैं तो रो रहा हूं भाई, मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रो रहा है बेचारा, खूब आंसुओं से गंगा बह दी है इसने। तो ये मिथाइल बोला, अरे फ्री रेडिकल चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं इंडक्टिव इफेक्ट से तेरे को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। थोड़ा थोड़ा ये खुश हो गया, तो एक गंगा है जो इसके आंसुओं की वो रुक गई है। ये बोला अरे मैं भी तो इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो दूसरी गंगा भी रुक गई है आंसुओं की। ये बोला मैं भी इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, अब ये खुश हो गया है। क्या हो गया है, खुश, मतलब स्टेबल हो गया है, ठीक।
तो टर्सरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड एज कंपेयर टू मिथाइल फ्री रेडिकल। मीन्स जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वही ऑर्डर रहेगा हमारे पास फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का। ठीक है बच्चों, तो अब रेडिकल को इलेक्ट्रॉन किस किस इफेक्ट से दिए जा सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस से भी तो इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं फ्री रेडिकल का क्वेश्चन। पहले नीचे वाला देखेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल है हमें स्टेबल चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रही है। फ्री रेडिकल की रेजोनेंस होती कैसी है मैं वो आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, आधी एरो लगाओगे ना एक इलेक्ट्रॉन के, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आ जाएगा बच्चे फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड CH2। अब ये रेडिकल आ जाएगा यहाँ और इस वाला रेडिकल आ जाएगा यहाँ और ये वाला रेडिकल चला जाएगा अगले कार्बन पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? देखिए यह आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा रेडिकल, यह आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH2। फिर ये रेडिकल आ जाएगा यहाँ, ये वाला रेडिकल आ जाएगा यहाँ, ये वाला रेडिकल चला जाएगा इस कॉर्नर पे। ठीक है, हालांकि हमने रेजोनेंस में ये सिखा रखा है, तो भाई आप जट एंड क्लासेस पे जाकर सर्च कर सकते हैं डिटेल में रेजोनेंस के बारे में। तो ये रेडिकल आ गया है यहाँ, ये आ गया है CH2। तो अब ये रेडिकल आ जाएगा यहाँ और ये वाला रेडिकल आ जाएगा यहाँ और ये वाला रेडिकल चला जाएगा ऊपर। तो क्या बन जाएगा फाइनली हमारे पास? ये बन जाएगा डबल 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 CH2 का रेडिकल। तो बताइए यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है? क्या हो रही है? यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिले हुए थे देखो रेजोनेंस से। ठीक, तो ये स्टेबल है और ये क्या है? थोड़ा सा कम स्टेबल है। तो रेजोनेंस से रेडिकल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा ऊपर वाले इफेक्ट में। देखिए भाई अब यहाँ पर तो रेजोनेंस का कोई केस पैदा होता ही नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। लेकिन रेजोनेंस तो यहाँ पर भी हो रही है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, इसमें किसी भी तरह की कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि A तो सबसे कम स्टेबल है, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। अब इन दो में से स्टेबिलिटी चेक करते हैं थोड़ी सी और। तो मैं इन एरोज को मिटा देता हूँ भाई यहाँ से ताकि आपको समझा सकूं। इस एरो को भी मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए इसके चारों तरफ के ग्रुप जुड़े हुए उसको देखो, यहाँ पर लगा हुआ बच्चे CH3, यहाँ पर लगा हुआ है CH2, तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? सर बिल्कुल लगाएगा। तो यहाँ पर तो दो दो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा C, उससे कम स्टेबल B और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा A। और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास ये है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। यहाँ पर पीएच का मतलब है फिर से फिनाइल है। तो आप खुद से सोच लीजिए भाई यहाँ पर सी पे रेडिकल है और 3 बेंजीन लगे हुए हैं। देखिए 3 बेंजीन कितने हैं? 3 बेंजीन या फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बोलो ये भी आ सकता है रेजोनेंस के साथ, यहाँ पर भी जा सकता है ये। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं, गलती हो गई है। तो ठीक है, यहाँ से तो ये भी आ सकता है और फिर ये भी जा सकता है। ठीक है, और फिर ये भी जा सकता है। तो तीन जगह पे रेजोनेंस कर सकता है ना ये। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये कम स्टेबल है, धीरे 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 स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। पीएच का मतलब फिनाइल मींस बेंजीन रिंग से है। तो ये था हमारे पास फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ है। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है फ्री रेडिकल्स एंड कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सो लेट अस नो अबाउट इट। गो टू कमेंट्स एंड कमेंट करके बताइए हमें कि सर हमें समझ में आ गया है। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप रेगुलरली जट एंड क्लासेस को
विजिट करते रहें। यहाँ पर हमने केमिस्ट्री का सिलेबस अपलोड लगभग कर दिया है और धीरे धीरे हम कर ही रहे हैं। आप भी एफर्ट्स डालिए, हम भी एफर्ट्स डालते हैं, तो मिल बांट कर हम करके ले जाएंगे केमिस्ट्री को। और बने रहें मेरे साथ ज़ेड क्लासेस पे। थैंक यू।